हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यासे इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे 11th का हिंदी का बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं ना सोचा क्यों ना आपके लिए क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना दिया जाए। तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिछले साल का बोर्ड का पेपर, और इसके आंसर भी मैंने जितना मतलब ज़रूरी था आपके लिए दे रखे हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि यही क्वेश्चन आपको आएंगे या फिर आप इसी को पढ़ लें तो आपका हो जाएगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर करने वाली हूँ कि एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है कि आप कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा पेपर दे करके अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो चलिए बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओटी देखेंगे। देखिए, हिंदी में ओटी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, हर एक चीज़ महत्व रखती है, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो ज़्यादा लंबे क्वेश्चन में हमारे नंबर नहीं कटते, बल्कि सिर्फ ओटी अगर हमारे गलत हैं तो उसमें हमारे नंबर कट सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप अपने ओटी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्लीज़ ठीक से ठीक या अच्छा से अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करें, मतलब सही आंसर को टिक करें। तो सबसे पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, या हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है या कहा जाता है। तो सभी को पता होगा कि परीक्षा गुरु बी इसका आंसर होगा। उसके बाद दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, काव्य संग्रह या गीति नाट्य? तो इसका आंसर है गीति नाट्य, डी। क्योंकि ये उनका एक गीति नाट्य ही था, सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। तो ये आपका शायद राजस्थान की रजत बूंदों का ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर है पालर पानी। जो बरसात से सीधे पानी गिरता है उसको पालर पानी कहते हैं। चौथा, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है। तो जो हम वो कथा उसमें देखते हैं उसको पटकथा कहते हैं, ये लिखी जाती है। ये मनु भंडारी ने एक बहुत ही रजनी, उन्होंने एक अपनी कहानी लिखी थी, उसमें उन्होंने पटकथा दी थी। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ आंसर होगा परिमाणवाचक, क्योंकि उसका परिमाण ही तो बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और ये मैं कह सकती हूँ कि शेखा जोशी से एक ना एक क्वेश्चन बनकर जरूर आएगा। शेखा जोशी की कहानी खालिस्तान पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ, तो उसका नाम था दाज्यू। उनकी बहुत ही फेमस कहानी रही जिस पर उनके लिए पुरस्कार भी दिया गया। आरोह में संकलित मीरा के पद खालिस्तान से लिए गए हैं, तो इसका आंसर है शायद मीरा पदावली। यस, मीरा पदावली। और अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान काल कलाओं के लिए स्वर्णयुग माना जाता है, तो इसका आंसर है गुप्त काल। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1936 में। गाय पालतू पशु है, इस वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। देखिए, गाय एक पालतू पशु है, ये बात मतलब हमेशा सिद्ध ही रहेगी, यानी अभिधा शब्द शक्ति इसमें होगी। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का खालिस्तान होता है, मतलब कितना हिस्सा होता है? तो 1/3। रीतिकालीन कवि, तो रीतिकालीन तो भूषण भी थे, सभी थे, लेकिन देव का यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, क्योंकि रीतिकालीन कवि पूछे जाते हैं तो हम उसमें देव ही टिक करते हैं। आगे हैं सही जोड़ियाँ। तो इसकी सही जोड़ियाँ नीचे भी दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। छोटे छोटे सवाल का आंसर होगा दुष्यंत कुमार त्यागी। और एक मिनट, छोटे छोटे सवाल का आंसर होगा दुष्यंत कुमार त्यागी। दूसरे का है का, यानी कागज की नाव, कृष्णन चंद्र। फिर उसके बाद में है सत्रिय नृत्य, ये कहाँ का है? तो ये असम का है। ये देखिए, आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं, और यदि हम बताएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो आप उसके आंसर देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर देखिए,
एक वाक्य में उत्तर में से एक ना एक क्वेश्चन गलत होता ही है, चाहे वो अभिव्यक्ति या माध्यम से आए या किसी से। इसीलिए आप इनको बहुत ध्यान से सुनिए कि यदि कोई जैसे बीट से क्या आशा है, तो ये क्वेश्चन आपके इस साल के उसमें भी आ सकता है पेपर में। बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर है राम नरेश त्रिपाठी ने। रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया? लखनऊ। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? आज भी खरे हैं तालाब एवं राजस्थान की रजत बूंदें सहित 20 पुस्तकें उन्होंने लिखी। किसने? अनुपम मिश्र ने। बीट से क्या आशा है? देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाना, यानी काम का विभाजन बीट कहलाता है। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो श्रृंगार परक रचनाओं में माधुर्य गुण पाया जाता है। निपात किसे कहते हैं? तो किसी भी बात को जैसे जोड़ दिया जाता है जिन शब्दों को पढ़ने में, जैसे कि तुम ही तो आए थे, तो ही, तो, भी आदि, ऐसे इनको निपात शब्द कहते हैं। भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम? तो इसका आंसर बहुत इजी है, भारतेंदु से भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए। तो पंत की ताज कविता छायावादी कविता है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत। आप छायावादी कवियों के नाम में ऐसे याद कर सकते हैं, प्रसाद पंत, निराला वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत पहले छायावादी भी थे, फिर प्रगतिवादी हो गए थे, लेकिन छायावादी में उनकी पंत की ताज कविता है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, ये असत्य है। एक पेड़ की याद शेखा जोशी का शब्द चित्र है, तो ये सही है। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, तो ये भी सत्य है। डायरी नितांत अतरंग रचना है, ये भी सत्य है। छंदों में गणों की संख्या 9 मानी गई है, ये असत्य है। संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है, ये सत्य है, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा। अब देखिए, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां या प्रगतिवाद के 2 कवि, उनकी एक एक रचना। तो ये इनके आंसर हमने आपको पीछे दिए हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले आप क्वेश्चन देख लें और उनके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इनके आंसर हम आपको बता देंगे। तो भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां या रचनाएं, इसका आंसर हम आपको आगे देंगे। मीरा कृष्ण, एक मिनट, देखिए, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? इसका आंसर हम आपको बताएंगे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर या कहानी और उपन्यास में अंतर? तो कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना या दोनों ही आसान है, आप चाहें तो कहानी और उपन्यास में भी अंतर लिख सकते हैं। देखिए, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो आप ध्यान रखें कि आप 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन वो पहले कर लें, क्योंकि इनको करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। छोटे छोटे आप फिर एक क्वेश्चन की हेडिंग डालेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर तो इनमें टाइम लगता है। तो पहले आप बड़े नंबर के क्वेश्चन को कर लें, फिर ये क्वेश्चन करें, मेरे ख्याल से। बाकी फिर आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकरी में, देखिए, नौकरी में ओहदे का ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। ये नमक के दरोगा में, मतलब नमक का दरोगा जो आपकी कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई, उसमें जो दरोगा थे उनके पिता ने ये बात उनसे कही थी, ये आपको बताना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लता के गायन की 2 विशेषताएं, तो इसका आंसर हम आपको नीचे देने वाले हैं। अंतरवैयक्तिक संचार क्या है? इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? ये भी आसान क्वेश्चन है। शब्दकोश में देखिए, शब्दकोश में और संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, इसका आंसर भी हम आपको नीचे देंगे। भ्रांतिमान व संदेह अलंकार मैं इसलिए पढ़ रही हूँ जिससे कि आपका ध्यान जाए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ऐसा ही पेपर आप देखने वाले हैं। तो भ्रांतिमान व संदेह अलंकार में क्या अंतर है? या हास्य रस का उदाहरण, तो हास्य रस का उदाहरण हो सकता है, फादर ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ये आप हास्य रस का उदाहरण लिख सकते हैं। प्रसाद गुण की पंक्तियां लिखिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, जो कि हमारी दोनों राष्ट्रभाषा भी और राजभाषा भी हिंदी ही है, लेकिन उसमें क्या अंतर है ये हम आपको आगे बताएंगे। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर, देखिए, ये तो हुई
इनके आंसर हम आपको नीचे देने वाले हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सुमित्रानंदन पंत अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। एक का यानी मीराबाई का हम आपको परिचय बता देंगे, उसके अनुसार आप लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों लिख सकते हैं और उसको लिखने की ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। भाव पल्लवन कीजिए, भाव पल्लवन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए अब यहाँ से आता है पढ़ने वाला पोर्शन, जहाँ पे आप पढ़ेंगे और उसके आंसर लिखेंगे। ये आंसर बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको पढ़ें, तो इस जो आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है इसको पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता हमारे पास। तो आप पहले क्वेश्चन को देखें, उसके बाद आप इस पैराग्राफ को देखें, तो आपको पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपके आंसर भी मिल जाएंगे। और देखिए 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब रस है। ये आपका घर की याद कविता से लिया गया है, आप उसको पढ़ के इसका आंसर लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये हम तो एक एक कर ही जाना, आप इसको यदि लिखें तो ये आपको ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसी लाइनों को पढ़ते पढ़ते आपको इसका हिंदी अर्थ पता चलता जाता है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ये है कौन सा है, मानो संसार से पापी का पाप कट गया हो, ये था नमक का दरोगा से लिया गया है ये। हाँ, फिर उसके बाद में आती है एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची खो गई है, अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। इसका आंसर हम आपको देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध देखिए, आप पहली से 11वीं 12वीं आप जब तक क्लासेस में पढ़ेंगे आपको निबंध आएंगे ही, और अब तक शायद आप सीख गए होंगे कि अपने शब्दों में कैसे लिखना है। आपको बस टॉपिक ऐसा देखना है जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिख सकें, जैसे कि आधुनिक जीवन में कंप्यूटर एवं मोबाइल का महत्व। तो आप मोबाइल का महत्व तो सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में। और वैश्विक आपदा या कोरोना से निपटने में युवाओं की भागीदारी, ये देखने में लगता है कि आप लिख सकेंगे, लेकिन इसमें आपको क्रिएटिव वर्ड्स ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मोबाइल वाला लिखना चाहिए यदि ये आपके पेपर में आता है। देखिए अब हम आपको वो आंसर देने वाले हैं जो आपको 2-2 नंबर 3-3 नंबर एप्लीकेशन वगैरह में थे, उनके आंसर हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज ऐसा लिखें, बस इससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको कैसे लिखना है। तो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? इसका आंसर, मीरा ने सदैव अपने आराध्य कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है, उन्होंने कृष्ण की उपासना उसी दाम्पत्य भाव के साथ किया। देखिए ये आप पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं अपने शब्दों में बता दूं, वो कृष्ण को अपना पति मानती थी, उन्हीं को अपना मतलब अलग अलग नामों से पुकारती थी, मोहन, कन्हैया, गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले तो स्वामी, उसी के नाम पर उन्होंने आराधना की और अपना पूरा जीवन उसी में बिता दिया। कहानी और उपन्यास में अंतर, तो देखिए आपको बीच में से लाइन खींच के करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा आपको दिया हुआ है। कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है, उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़े होते हैं। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं। कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है, उपन्यास में प्रत्येक स्थल सघन प्रभाव नहीं होता है, मतलब कहानी में ज़्यादा घनिष्ठता होती है। अब 2 कहानीकारों के नाम, तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद कहानीकार हैं। 2 उपन्यासकार, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। यशपाल और जैनेन्द्र कुमार याद रखिएगा उपन्यासकार के नाम। लता के गायन की 2 विशेषताएं, तो लता के गायन की 2 प्रमुख विशेषताएं गानपन और स्वरों की निर्मलता। गानपन और स्वरों की निर्मलता आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सी? गानपन और स्वरों की निर्मलता। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है? तो देखिए जब 2 व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब जब भी आप अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से आमने सामने बात करें तो आप ये याद रखिएगा कि हम अंतर्वैयक्तिक संचार कर रहे हैं। और अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है? अंतःवैयक्तिक यानी जो आप अपने मन में सोचते रहते हैं, जो ज़्यादा टाइम आप करते हैं, उसको अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। हास्य रस की परिभाषा देखिए मैंने आपको बताई थी, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, ये आप लिख सकते हैं। और एक और है आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की पूंजी, आराम से ही सब कुछ मिलता है, एक ऐसी है
आप चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको डलवा दूंगी। व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति होती क्या है? जब अभिधा और लक्षणा से अर्थ व्यक्त नहीं होता तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग का अर्थ निकाला जाता है। जैसे गंगा में घर है, यानी गंगा के समान घर की पवित्र, घर में उनके घर में इतनी पवित्रता है कि गंगा में घर हो गया है। आप समझ सकते हैं। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है, लेकिन राजभाषा 7 देशों में हिंदी है और राष्ट्रभाषा पूरे देश में चलती है। यानी कि अब देखिए, राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है जबकि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है और राजभाषा प्रशासन की भाषा है। यानी जो भी हमारे सरकारी कामकाज होते हैं वो राजभाषा के अनुसार किए जाते हैं, जो हमारे प्रदेश में होते हैं। जो रेडियो पे, दूरदर्शन पे, टीवी पे भाषा बोली जाती है वो भी राजभाषा ही होती है, चैनल्स वगैरह पर। और जो राजभाषा होती है मतलब हमारे प्रदेश की भाषा, और जो राष्ट्रभाषा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी बाहर के लोग जो आएंगे उनसे हम अपनी राष्ट्रभाषा में बात करें। मतलब हमारी राष्ट्रभाषा होती है पूरे राष्ट्र की, यानी पूरे भारत देश की, और राजभाषा प्रदेश की। अब आगे आप इसको पढ़ सकते हैं। भावपल्लवन क्या है? सूत्र में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना भावपल्लवन कहलाता है। देखिए, आपको एक लाइन दी हुई है, जैसे ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है, तो इस पर आप अपने एक पैराग्राफ में लिखें तो उसको हम भावपल्लवन कहते हैं। फिर जीवन परिचय में देखिए, ये इतना बड़ा जीवन परिचय आपको नहीं लिखना होता है। आप भी जानते हैं 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ये आप 1498 में उनका जन्म हुआ था, ये रिक्त स्थान में या फिर ओटी में आ जाते हैं, इसीलिए आपको, जैसे कि शेखा जोशी की वो दाजू वाली वो रिक्त स्थान में आ गई, तो वो उनके जीवन परिचय में थोड़ा सा हिस्सा कभी कभी आ जाता है, जो फेमस कवि या लेखक होते हैं उनका। मीरा देखिए, रचनाएं, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद, नरसी जीरो माहिरो, ये उनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष आप पढ़ सकते हैं, कला पक्ष आप लिख सकते हैं। देखिए, भाव पक्ष में आप इनके अलावा किसी में भी आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया, उनकी भाषा सरल, सहज और मतलब समझने वाली थी। और कला पक्ष में लिखा जाता है उन्होंने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया, कौन सी शैली का प्रयोग किया, इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। और साहित्य में स्थान में एक लाइन तो आप लिख ही सकते हैं यदि आप कुछ नहीं जानते, कि जैसे कि कबीरदास का या प्रेमचंद का साहित्य में हमेशा उनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने मतलब दलितों के लिए, दलित वर्ग के लिए काम किया, समाज सुधार के कार्य किए, ये सभी में कॉमन लाइन आप लिख सकते हैं। अब आती है अंक सूची, तो इसको आपको थोड़ा याद करना होगा। आपकी 10वीं की अंक सूची खो गई है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर शायद किसी की खो गई हो, तो उसके लिए अंक सूची खो गई है। अंक सूची की 2य प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, अब आपको आवेदन पत्र लिखना है, भले ही आपको ना आता हो, तो इसीलिए आप सीख लीजिए। सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल विषय अंक सूची की 2य प्रति प्रदान करने हेतु महोदय, नंबर निवेदन है कि मैंने हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा 2000 डैश में उत्तीर्ण की थी, लेकिन मेरी अंक तालिका कहीं खो गई है, अतः मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए इसकी 2री प्रति चाहिए। इसके संदर्भ में आपका नाम, आपके पिता का नाम, परीक्षा, परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक और पूरा पता और संलग्न, उसके बाद में आप यहाँ पर प्रार्थी के रूप में काखा लिख कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट की वीडियो बनाएं इसी तरीके की, या आपको कोई भी बीच का कंटेंट चाहिए, जैसे पद्य साहित्य का इतिहास है या फिर भाषा बोध, काव्य बोध, किसी भी चीज़ में यदि आपको समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आपकी मदद करने की। धन्यवाद।